इस पाठ का शीर्षक है सप्तक, परंपरा और उपलब्धियाँ। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप स्वतंत्रता के बाद के हिंदी काव्य की एक विशिष्ट मानसिकता का साक्षात्कार कर सकेंगे। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को लेकर जो द्वंद्वात्मक स्थिति उल्लिखित होती है, उसमें आत्यंतिक विज्ञापन की अवधारणा का निराकरण कर सकेंगे। काव्य भाषा के नए संदर्भों और आयामों से परिचित हो सकेंगे और सप्तक काव्य की परंपरा और उपलब्धियों से परिचित हो सकेंगे। 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में कवियों की कविताओं का एक संग्रह तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ। 20वीं सदी की हिंदी कविता के इतिहास में तार सप्तक का प्रकाशन एक घटना है। इसमें प्रवृत्तिगत साम्य की अपेक्षा पारस्परिक वैषम्य का प्राधान्य है। अज्ञेय ने इस संग्रह की भूमिका में लिखा है, प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राह के अन्वेषी हैं। नंदुलारे वाजपेयी ने इनको प्रयोगवादी कहा है। तार सप्तक में संकलित 7 कवियों में मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और स्वयं अज्ञेय थे। 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। दूसरा सप्तक स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के हिंदी कवियों की एक मुखर अभिव्यक्ति है। दूसरा सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, संकुत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन होता है। इस संकलन के उल्लेखनीय कवि हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन बादशाह। 1979 ईस्वी में चौथा सप्तक का प्रकाशन होता है। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर, चारों सप्तकों में 28 कवियों की रचनाएं संभावित हैं, जिनमें कथ्यगत और चित्रगत एकता नहीं है, किंतु ये संकलन एक बड़े कालखंड के ऊहापोह और द्वंद्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः इनका वैचारिक एवं साहित्यिक महत्व स्वयं सिद्ध है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में तार सप्तक का प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक नए काव्य आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। अज्ञेय इस संकलन के प्रकाशन के पूर्व कथा लेखन के क्षेत्र में स्थापित हो चुके थे। विपथगा की कहानियाँ और शेखर एक जीवनी के दोनों भागों के छपते ही अज्ञेय एक नए ढंग के लेखक के रूप में मान्य हो गए थे। सन 1942 की अगस्त क्रांति कुचल दी गई थी और विश्व युद्ध चल रहा था। जो साम्यवादी दल भारत में प्रतिबंधित था, वह मित्र राष्ट्रों के साथ रूस के ग्रंथि बंधन के बाद भारत में स्वीकार्य हो गया था। सन 1936 से लेकर 1942 के मध्य प्रगतिवाद का दबदबा बना हुआ था। यह अकारण नहीं है कि तार सप्तक में मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा जैसे साम्यवादियों की रचनाएं आदरपूर्वक संकलित की गई हैं। यह भी स्मरणीय है कि दूसरा सप्तक के शमशेर बहादुर सिंह वाम धारा के कवि हैं। शुरुआती दौर में जिन कवियों को प्रयोगवादी कहा गया था, उनमें वामपंथी रचनाकार भी शामिल थे। तार सप्तक एक ऐसा ही संकलन है जो वामपंथ और दक्षिण पंथ के संधि स्थल पर खड़ा है। अज्ञेय कुछ उपेक्षित किंतु महत्वाकांक्षी रचनाकारों के साथ साहित्य में स्थान बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। तार सप्तक उसी आकांक्षा का मूर्त रूप है। तार सप्तक संगीत शास्त्र से गृहीत शब्द है। सबसे ऊंचे स्वर को तार शब्द के द्वारा ध्वनित किया जाता है। यह संकलन हिंदी में एक ऊंचे स्वर संधान का उपक्रम है, जिससे तत्कालीन साहित्य में एक पहचान मिली थी। विभिन्न स्वरों वाले 7 कवियों का यह संकलन अनेक प्रयोगों का अभिलेख है। अज्ञेय ने कई राहों के अन्वेषकों को एकत्र किया है।
इनमें से किसी को मंजिल हासिल नहीं हुई है, किंतु वे चल रहे हैं। एक झुंड है जिसका कोलाहल पूरे हिंदी क्षेत्र में जोर शोर से उठा है। तत्कालीन आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे स्वरारोह को प्रयोगवाद की संज्ञा से अभिहित किया है। कुछ लोगों ने संगीत के 7 स्वरों पर ध्यान न देते हुए व्यंग में इस प्रयास को 7 सवारों का अभियान बतलाया है। प्राचीन काव्य परंपरा में 7 की संख्या का महत्व रहा है। दुर्गा सप्तशती को यदि इस क्रम में न भी याद किया जाए तो प्राकृत के मुक्तकों का संग्रह गाथा सप्तशती हमारे सामने है। संस्कृत के गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती भी स्मरणीय है। इसी तरह रीतिकाल में बिहारी ने मुक्तकों की एक शतशती तैयार की थी। इस तरह स्पष्ट है कि 7 की संख्या मुक्तक काव्य परंपरा में पूर्व काल से ही समादृत होती रही है। अज्ञे ने 7 कवियों के जो 4 संकलन तैयार किए थे, उनके स्थान पर यदि वे 7 कवियों के 7 संकलन तैयार करते तो उनका महत्व कुछ और होता। अभी हमारे सामने सप्तक परंपरा के केवल विचार संकलन उपस्थित हैं। वे रूपबंध की दृष्टि से मुक्तक साहित्य या अनिबद्ध काव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह सप्तशती परंपरा में विषयों की विविधता मिलती है, उसी तरह उक्त चारों संकलनों में विषय वस्तुगत एक रूपता नहीं, स्वच्छंदता दिखाई पड़ती है। इस दृष्टि से अज्ञेय की यह सप्तक परंपरा पूर्वकालीन संख्याश्रित काव्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे यहाँ संख्याश्रित काव्यबंध में चालीसा, बावनी, हजारा आदि के साथ साथ शतक एवं सप्तशती का परिगणन होता है। अज्ञेय ने प्रकारांतर से पुरानी संकलन परंपरा को नया आयाम देते हुए उसे संगीत शास्त्र के सप्त स्वरों से सूत्रबद्ध किया है। संगीत के 7 स्वरों में पूरी नाद व्यंजना समाहित है। इस दृष्टि से सप्तक काव्य विविध नाद व्यंजनाओं और स्वर संयोजना की पृष्ठभूमि को ध्वनित करते हैं। यह अकारण नहीं है कि सप्तकों के कवि बिंब विधान की दृष्टि से श्रवण संवेदनागत चित्रों को महत्व देते हैं। अज्ञेय ने प्रयोग को साधन माना है, अभीष्ट नहीं। वे परंपरा की पोटली को माथा पर लेकर चलने वाले लोगों से भिन्न हैं। उन्होंने परंपरा के शिव धनुष को तोड़ने की इच्छा रखने वाले कुछ रचनाकारों को एकत्र करने का प्रयास किया है और उक्त प्रयास में ही एक नई परंपरा का निर्माण हो गया है। उनके आपसी संबंध परस्पर विरोधी रहे हैं, किंतु उनकी एकजुटता ध्यान देने योग्य है। वे एक दूसरे के कुत्तों, परिधानों और रिश्तों पर टिप्पणियां करते हैं, किंतु कुल मिलाकर एक स्थान से जुड़कर सामूहिक व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। जिस तरह रेल के डिब्बे में बैठे हुए लोग एक इकाई का एहसास कराते हैं, किंतु सबकी आकृति, प्रकृति और गंतव्यों में अंतर होता है, उसी तरह सप्तकों के रचनाकारों का एकत्रीकरण विविधता और एकता का द्वंद्व को समाहित करता है। यदि सप्तकों की परंपरा को किसी एक सूत्र से अन्वित किया जा सकता है तो वह प्रतिवाद का स्वर है। तीसरा सप्तक में विजयदेव नारायण शाही ने अपने वक्तव्य में जिन शीलों का उल्लेख किया है उसमें सबसे अंतिम अवज्ञा है, अवज्ञा परमो धर्म। तमाम चीज़ों का स्वीकार सप्तक परंपरा का वैशिष्ट्य है। इस धरातल पर इसमें संकलित सारे कवि सभी प्रकार के गुरुडम और विधि निषेधों का विरोध करते हैं। विजयदेव नारायण शाही ने अगस्त्य और विंध्याचल के मिथक का आधार लेकर नई पीढ़ी के उदीयमान शिखरों को संबोधित करते हुए कहा है कि गुरु का वेश धारण कर अनेक अगस्त्य आएंगे, किंतु किसी के आगे नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा काल में विंध्याचल पर्वत अगस्त्य के आने के पूर्व लगातार उठता जा रहा था, किंतु अगस्त्य के आने के बाद वह जो झुका तो झुका ही रह गया। सप्तक परंपरा के मूल में विद्रोह वृत्ति है। इस धारा के कवि जीवन और साहित्य के हर क्षेत्र में नई दिशा की खोज करने के लिए व्याकुल हैं। ये मूलतः मध्य वर्ग के बुद्धिजीवी हैं जो तमाम चीज़ों से असहमत है।
वे बगावत करना चाहते हैं किंतु वे कर्म से कटे हुए हैं। विचारों के व्योम में वे उड़ान भरते हैं किंतु धरती की कठोर वास्तविकताओं से लड़ते नहीं हैं। सप्तक परंपरा के कवि समाजवाद में विश्वास करते हैं किंतु वे संघर्ष नहीं विचार विमर्श में रुचि रखते हैं। आलोचकों ने इसे त्रिशंकुओं का काव्य कहा है। ये न आसमान की उच्चता पर हैं और न धरती से संपृक्त हैं। इन्हें बीच में लटके हुए त्रिशंकु के रूप में देखा जाता रहा है। कल्पना और यथार्थ के बीच लटके हुए ऐसे रचनाकारों को त्रिशंकु कहने के पीछे अज्ञेय का त्रिशंकु शीर्षक निबंध संग्रह समीक्षकों के ध्यान में रहा है। तार सप्तक के अज्ञेय सावन मेघ शीर्षक कविता में वासना और संभोग के रति चित्रों की प्रस्तुति करते हैं, लेकिन जना आह्वान में वे क्रांति और बदलाव के लिए लोगों को उद्बुद्ध करना चाहते हैं। आगे चलकर वे उन कवियों को बढ़ावा देते हैं जो विचारों के साथ साथ लोक जीवन से जुड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह जैसे कवियों को इस परंपरा में शामिल करने का अर्थ यही है कि अज्ञेय शुद्ध वैचारिकता से आगे आकर लोक जीवन के स्वरों से जुड़े हुए कवियों को तरजीह देना चाहते हैं। सप्तक परंपरा का यह युग जीवन की प्रासंगिकता से संबद्ध है। रात पिया पिछवाड़े पहरू ठनका किया और फूल को हक दो तथा चुपाई मारो दुल्हिन मारा जाई कौआ जैसी रचनाएं एक अभिनव दिशा की ओर ले जाने वाली हैं। यह परंपरा अंतर्मुखी और व्यक्तिनिष्ठ रचना धर्मिता को खंडित करती है। अब नदी के द्वीप धारा के साथ बहना चाहते हैं। कई वर्षों के बाद तार सप्तक के नए संस्करण में अज्ञेय ने इस बदलाव को मान्यता देते हुए मैं वहाँ हूँ शीर्षक एक रचना संकलित की थी जो पूर्ववर्ती तार सप्तक में नहीं है। इस कविता में अज्ञेय जीवन की समग्रता की ओर उन्मुख हैं। वे मजदूरों, किसानों, दलितों और संदर्भ से कटे हुए लोगों से स्वयं को जोड़ते हैं। सप्तक परंपरा के अन्य कवि भी अपने पुराने घेरे से बाहर आकर एक नया सृजन संसार रचना चाहते हैं। धर्मवीर भारती अंधा युग लिखते हैं और कुंवर नारायण आत्मजयी का प्रणयन करते हैं। दिल्ली और इलाहाबाद के नागर परिवेश को छोड़कर बांस गांव के ग्रामीण इलाके की ओर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जाना चाहते हैं। सप्तकों में स्वरों का बाहुल्य है। इसे कभी कभी ऑर्केस्ट्रा से उपमित किया जाता है, किंतु इनमें किसी सामूहिक वाद्य वृंद की तरह स्वरों की अनुमति नहीं मिलती है। ये कभी सिम्फनी को उदाहरित करते हैं तो कभी निरर्थक हल्ला को। बिना वादन के क्रम में तारों के सम्य उपयोग पर ध्यान दिया जाता है, किंतु अज्ञेय के द्वारा संपादित ये सप्तक और व्यवस्थित क्षेत्र की झंकृतियों का एहसास कराते हैं। इस परंपरा का एक स्वर गिरजा कुमार माथुर की आज हैं केसर रंग रगे वन शीर्षक कविता में श्रवणगत होता है, तो दूसरा स्वर तीसरा सप्तक के मदन बादशाहन की औद्योगिक संपन्नता से संबंध काव्य में मिलता है। तार सप्तक से लेकर तीसरा सप्तक तक हिंदी कविता का एक क्रमिक विकास परिलक्षित होता है, किंतु चौथा सप्तक अपने स्रोत से कटा हुआ जान पड़ता है। इसमें विकास नहीं, ठहराव के चिन्ह देखे जा सकते हैं। इसकी भाषा में नयापन है, लेकिन कथ्य की दृष्टि से यह प्रतिगामी कृति है। इसमें तीसरा सप्तक की प्रगति के विपरीत जाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। शमशेर यह कहते हैं कि चुका भी नहीं हूँ मैं, तो वे अपनी अस्मिता के अशेषत्व पर बल देते हैं, किंतु चौथा सप्तक चुके हुए कवियों का जमघट है। मूल धारा से कटे हुए इसके रचनाकार किसी प्रकार के विकास को सामने नहीं ला पाते हैं। राजेंद्र किशोर और नंद किशोर आचार्य जैसे कवि पुरानी शब्दावली का मंत्र जाप करते हैं। यह परवर्ती संकलन अज्ञेय के पुराने काव्य की जुगाली है। इसमें एक अधाये हुए काव्यांदोलन की अलसाई हुई मुद्रा पहचानी जा सकती है। यह एक पुराने खूंटे पर बंधे हुए प्राणी की शयन मुद्रा का संकलन है। अज्ञेय के द्वारा उपस्थापित सप्तक परंपरा का वैविध्य अंतर विरोधों और किसी केंद्रीय कथ्य के अभाव को व्यंजित करता है। इसमें अन्विति पर ध्यान नहीं दिया गया है, किंतु इससे संबद्ध तमाम कवि प्रतीकों, बिंबों और काव्य भाषा के संदर्भों में प्रयोग धर्मिता का परिचय देते हैं। मुक्तिबोध
नेत्रों को लालटेन कहते हैं और अज्ञे चांदनी रात में खड़े उस गधे का चित्रण करते हैं जो मूत्र सिंचित भूमि पर 3 टांगों से खड़ा है। नए प्रतीकों और सार गर्भित मिथकों की खोज तथा बहुआयामी भाषा शैली की स्वीकृति इस परंपरा को नया व्यक्तित्व प्रदान करती है। इसमें नरेश मेहता के उषा संबंधी वैदिक गीतों के साथ साथ समय देवता की ऐतिहासिक भौगोलिक पड़ताल मिलती है। यहाँ हम भवानी प्रसाद मिश्र के सन्नाटा और सतपुरा के जंगल से रूबरू होते हैं। पूंजीवादी समाज की विसंगतियों, रति कक्षगत टूटी चूड़ी के टुकड़ों, साम्यवादी समय, शिशिर की राका निशा, सिंधोड़ा, उठते कोहरे आदि का हम यहाँ संवेद प्रत्यक्षीकरण करते हैं। विषयगत ऐसी विविधता निराला की याद दिलाती है, जिन्होंने जूही की कली से लेकर कुकुरमुत्ता तक तथा छलांग लगाते मेढक तक अपनी काव्य दृष्टि दौड़ाई है। इस दृष्टि से तथाकथित प्रयोगवाद निराला की परंपरा के विकास की तरह देखा जा सकता है। सप्तकों के कवि परंपरा के अतिक्रमण में विश्वास करते हैं, किंतु वे अपनी पुरानी जड़ों से कटे हुए नहीं हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि नए प्रतीकों, बिंबों और काव्य भाषा के नवीन संदर्भों की खोज इस सप्तक परंपरा को नया व्यक्तित्व प्रदान करती है। विषयगत और काव्य दृष्टि की विविधता से सप्तक काव्य विलक्षण काव्य कृति है। सप्तकों के कवि अपनी परंपरा का अतिक्रमण करने में विश्वास रखते हैं, परंतु अपनी जड़ों से कटते नहीं हैं और तार सप्तक से लेकर चौथा सप्तक तक हिंदी कविता में क्रमिक विकास परिलक्षित होता है।